हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू वर्मा संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 8th क्लास का सिलेबस इस वर्ष चेंज हो चुका है। चेंज सिलेबस के साथ साथ मैंने इसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी नए सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर फसल एवं कृषि प्रबंधन आप लोगों को बताया। इसके बाद में मैं आज दूसरा चैप्टर डालने जा रहा हूं और दूसरा चैप्टर है अपना सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीवों का अगर हम बात करें नॉर्मली वे में, तो सूक्ष्म जीव हम लोग सोचते हैं कि ये हमेशा हानिकारक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जीव सभी हमारे लिए हानिकारक ही हों। इनके कुछ हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में कुछ लाभ भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर की शुरुआत कराने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक हम इस ऑनलाइन क्लासेज में देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या हैं और क्या इनके उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में, कैसे ये हानिकारक हैं और कैसे ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं। बात की जाती है सूक्ष्म जीव की, तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म जीव, जैसा नाम है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। वायुमंडल में ये लाखों करोड़ों की संख्या में प्रसारित रहते हैं, फैले रहते हैं। जिस स्थान विशेष पर हम रहते हैं उस स्थान विशेष पे ये सूक्ष्म जीव काफी अधिक मात्रा में फैले हुए रहते हैं। इसलिए इन सूक्ष्म जीव से बचाव के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रयत्न अपनाते हैं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। बात आती है सूक्ष्म जीव की, सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो सूक्ष्म जीव एक ऐसी इकाई है जो सूक्ष्म जीव एक ऐसी इकाई होते हैं जो मुख्य रूप से हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इन नग्न आंखों से दिखाई न देने का इनका मूल कारण यह है कि ये वायुमंडल में प्रसारित तो अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्म जीवों की जहां तक प्रकार की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इनमें चारों प्रकारों में, जैसे जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस, ये वायुमंडल में अधिक मात्रा में प्रसारित रहते हैं, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। ये मुख्य रूप से परपोषी पर आधारित होते हैं। परपोषी का मतलब होता है दूसरों पर पोषण प्राप्त करने वाले, और दूसरों पर जैसे ही ये दूसरे जीव पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, दूसरे जीव पर जाकर के अपना स्वामित्व जमा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये वहां पर अपनी प्रोग्रेस करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। परपोषी में पौधे और जंतुओं के ऊपर, पेड़ पौधे और जंतु दोनों के ऊपर ये आश्रित होते हैं। इनके अलावा बैक्टीरिया, ये तो हो गया जीवाणु, और विषाणु यानी वायरस। वायरस जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, इसको पोलियो, खसरा, ये सब वायरस के कारण होता है, वायुमंडल में संचरित हो जाता है आसानी से। दूसरा है इसमें कवक। मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। दूसरा इनमें आता है कवक। कवक एक कोशिका रूपांतरण होते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव फफूंद के ऊपर ये इस तरीके से इनमें कवक जो रूपांतरण होता है, ये खाने पीने के पदार्थों में बहुत तेज गति के साथ में ये प्रसारित होते हैं। प्रोटोजोआ जनित में अगर हम बात करें तो अतिसार और मलेरिया, जैसे मलेरिया रोग के लिए रोगवाहक जैसे मच्छर जो होते हैं, ये प्रोटोजोआ जनित होते हैं। मच्छरों की अगर प्रजाति की बात की जाए तो इनमें 2 प्रकार से मच्छर आते हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज और एडीज। इन दोनों में मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है, और एडीज एजिप्टी ये एक मच्छर जो होता है
एडिस एजिप्टी ये डेंगू रोग के रोगवाहक के लिए उत्तरदायी रहता है। ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें पूछ लिए जाते हैं कि मच्छर जो होते हैं, मच्छरों में मलेरिया का जो उत्तरदायी मच्छर होता है उसका क्या नाम होता है। तो मलेरिया का जो उत्तरदायी मच्छर जो होता है वो होता है मादा एनाफ्लीज, और डेंगू रोग का जो रोग कारक मच्छर जो होता है वो होता है एडिस एजिप्टी मच्छर। इसके बाद में चौथा जो सूक्ष्म जीव आता है वो है शैवाल, और शैवाल में मुख्य रूप से कवक और फफूंद, फंगस जम जाती है कुछ पदार्थों में। हम देखते हैं सामान्य तरीके से, जैसे हम लोगों के द्वारा कुछ खाद्य पदार्थ बना दिए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अचार में लंबे समय तक अगर हम पररक्षक का उपयोग ना करें, तेल वगैरह का प्रयोग ना करें, तो उसके ऊपर फफूंद लग जाती है। वो एक प्रकार का कवक शैवाल रूपांतरण होता है। फफूंद और उदाहरण के तौर पे माना जैसे आटा या रोटी वगैरह जो बनाई जाती है, लंबे समय तक किसी बंद पात्र में रख दी जाती है, तो उनके ऊपर कवक और फफूंद एकत्रित होना शुरू हो जाती है। ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब आता है इनके आवास की बात। आवास जो रूपांतरण होता है, ज्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये ज्यादातर जो कंडीशंस होती है ये बहुत अति सूक्ष्म होते हैं, दूसरों पर निर्धारित होते हैं, इसमें परपोषी का कारण होते हैं, और परपोषी का कारण होने के साथ साथ इनके जो आवास की यदि बात की जाए तो इनमें मुख्य रूप से ये खास करके ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जिन स्थानों पर नम कंडीशंस होती हैं या जहां पर ज्यादा गंदगी अत्यधिक मात्रा में समाहित रहती है। अब बात आती है कि ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए मित्रवत कैसे हैं। जैसा कि नाम दिया है कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तो पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे सूक्ष्म जीव मित्रवत, यानी कि हमारे साथ इनका मित्रतापूर्ण क्या व्यवहार होता है सूक्ष्म जीवों का। तो पहला जो उदाहरण है मित्रवत सूक्ष्म जीव के साथ में, इनमें फर्स्ट जो शुरुआत होती है दही, ब्रेड, केक और एल्कोहल का निर्माण करना। दही का निर्माण करने के लिए हम देखते हैं सूक्ष्म जीव के रूप में दही में जो दूध होता है, जो दूध का दही बनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया पनपता है, लैक्टोबैसिलस। दही बनने के लिए जो सूक्ष्म जीव होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। अब ये जो सूक्ष्म जीव है ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक होता है। अब ये मित्रवत व्यवहार हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हानिकारक नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। दूसरा है ब्रेड और केक बनाए जाते हैं, इनमें यीस्ट पाउडर डाला जाता है। ब्रेड और केक बनाने के लिए कौन सा डाला जाता है, यीस्ट पाउडर। इसके माध्यम से ये फूल जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, ब्रेड केक स्पॉन्जी हो जाते हैं। इनके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जिसके कारण जैसे इनको गर्म किया जाता है, बेक किया जाता है, तो इसमें ये एयर ऑक्सीजन के रूप में एक तरीके बाहर निकलते हैं। तो जिन स्थानों से बाहर निकलते हैं उन स्थानों पे इनमें हल्के से छिद्र हो जाते हैं, जिससे ये स्पॉन्जी हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन है एल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया। गन्ने से, चीनी से इनका जो रूपांतरण होता है, गन्ना वगैरह, गन्ना चुकंदर जो होता है, इससे एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो वो उसके एल्कोहल निर्माण में भी ये सूक्ष्म जीव ही कारक होते हैं, सूक्ष्म जीव ही सहायक होते हैं। तो इनका व्यवहार क्या हो रहा है, हमारे लिए लाभदायक हो रहा है। इनमें लाभदायक व्यवहार में सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग यदि किया जाए, यानी वाणिज्यिक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट व्यापारिक दृष्टिकोण से, यानी हम इनका व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि उपयोग करें तो पहला है इसमें एल्कोहल निर्माण। बहुत बड़े स्तर पे फैक्ट्री रूपांतरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं, एल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरा एल्कोहल का ही रूपांतरण होता है शराब निर्माण के लिए भी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक एल्कोहल बनाने के लिए किण्वन विधि के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। और तीसरा है एसिटिक एसिड, इसका निर्माण भी हम वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से फैक्ट्रियों में बहुत बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता है। दूसरा सूक्ष्म जीव का जो उपयोग होता है हमारे लिए मित्रवत रूप में, वो होता है औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। इनमें जैसे प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक के रूप में। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक वो पदार्थ होते हैं जो मानव के शरीर के अंतर्गत शरीर की प्रतिजैविक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रतिजैविक क्षमता एक ऐसी क्षमता होती है जिसके आधार पर मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में औषधीय रूप में एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है, प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसको इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे
इंजेक्शन वगैरह वैक्सीन जो होती हैं, जो एंटीबायोटिक के रूप में हम एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनका हम उपयोग करते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक रूप में। दूसरा, जैसे प्रतिजैविक का जो रूपांतरण है, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1929 में प्रतिजैविक का निर्माण किया। उसमें पेनिसिलिन की दवाई बनाई, पेनिसिलिन का इंजेक्शन, और टीके का उपयोग किया गया। टीका जो शब्द है, टीका वैक्सीन, दवाई का निर्माण किया गया और इसके माध्यम से यहां औषधीय रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मित्रवत रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग वाणिज्यिक रूप से भी होता है, औषधीय रूप से भी होता है। और तीसरा है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, और खाद में विभिन्न कार्बनिक अंश, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मृदा के अंतर्गत कार्बनिक अंशों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे मृदा में क्या बढ़ता है, ह्यूमस बढ़ता है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। किन के कारण बढ़ती है डियर स्टूडेंट, ये जो बढ़ती है, ये बढ़ती है सूक्ष्म जीवों के कारण। सूक्ष्म जीवों के कारण ह्यूमस की मात्रा मृदा के अंतर्गत बढ़ जाती है। अब मृदा के अंतर्गत ये क्या कर रहा है, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, इससे मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। किसके माध्यम से बढ़ जाती है, इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनसे मृदा की ह्यूमस की मात्रा बढ़ने के कारण भूमि में उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी ये तीसरा मित्रवत कारण हो गया हमारे लिए। क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव लाभदायक है। चौथा है पर्यावरण का शुद्धिकरण करना। डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण का शुद्धिकरण, इसमें भी छोटे छोटे बैक्टीरिया बहुत अत्यंत लाभदायक होते हैं। पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वायुमंडल को अपशिष्ट करने का कार्य करती हैं, लेकिन इन वस्तुओं में धीरे धीरे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, और पनपने के बाद में ये सूक्ष्म जीव इनको धीरे धीरे अपघटित करने का कार्य करते हैं, अपघटित करके और इनको समाप्त कर देते हैं वातावरण से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे यदि मैं कह दूं, कोई भी पदार्थ या कोई भी जीव मृत होने के उपरांत वायुमंडल में फेंक दिया जाता है, कोई भी जीव मर जाने के उपरांत उसको वायुमंडल में फेंक दिया गया, या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ में जो वायुमंडल में है वो सड़ गल रहा है। अब ऐसे पदार्थों में क्या होता है, एक अपघटन के तौर पे इन जीवों, बड़े जीवों के द्वारा उन जीवों को खा लिया जाता है, लेकिन एट लास्ट कंडीशन ये बचती है कि उनकी अस्थियां शेष रह जाती हैं। और बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे वस्तुओं को जो वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं उनमें से अपशिष्ट का रूपांतरण रह जाते हैं। अब जो ये शेष अपशिष्ट बच जाते हैं, अस्थियां अपशिष्ट बच जाती हैं, तो इनमें धीरे धीरे ये क्या पनप जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, जो इनको क्या करते हैं, धीरे धीरे मृदा में मिला देते हैं। और मृदा में मिलाने के उपरांत मृदा के अंतर्गत ह्यूमस की मात्रा इनसे बढ़ जाती है। तो एक ये पर्यावरण का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करने का कार्य करते हैं। पर्यावरण में इनका कार्य शुद्धिकरण का हो जाता है। इनके अलावा ये जो कंडीशंस आई हैं, ये सभी जो हम लोगों ने देखा, ये सभी वातावरण के अंतर्गत बहुत सारी मात्रा में हानिकारक वो लाभदायक रूप में आते हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूं शुरू से, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो वायुमंडल के अंतर्गत हम लोगों को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इन जीवों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इनमें जीवाणुओं में विषाणु भी आ सकता है। जीवाणु वैसे ये विषाणु वायरस होता है, जीवाणु बैक्टीरिया होता है, ये दोनों वैसे अलग होते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ ले लिया है। यहाँ पे कवक है, प्रोटोजोआ और शैवाल है। ये सभी दूसरों पर यानी परपोषी रूप में पाए जाते हैं। आवास का दृष्टिकोण इनका यही होता है कि ये दूसरे पर जाकर के आश्रित होके अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी प्रोग्रेस करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। और अपनी वृद्धि करने के उपरांत ये जीव जितने भी होते हैं, ये सभी जीवों के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। उनके अलावा मित्रतापूर्ण व्यवहार की यदि बात की जाए तो सूक्ष्म जीवों का मित्रवत जो व्यवहार होता है वो उनके आवासिक दृष्टिकोण से होता है। मित्रवत व्यवहार में यदि देखा जाए तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से वाणिज्यिक उपयोग होने के उपरांत वाणिज्यिक उपयोग में जैसे अल्कोहल या शराब का निर्माण करना, एसिटिक एसिड का निर्माण करना। दूसरा इनका जो मित्रवत व्यवहार आता है वो औषधीय रूप में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के रूप में आता है। प्रतिजैविक
अब सवाल उठता है प्रतिजैविक किसे कहते हैं? तो शरीर के अंतर्गत प्रतिजैविक क्षमता, प्रतिजैविक होते हैं जो शरीर के जीवों के अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। और सबसे पहले प्रतिजैविक की यदि बात की जाए तो 1929 में पेनिसिलिन नामक इंजेक्शन, पेनिसिलिन नामक वैक्सीन का निर्माण किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इनके अलावा अगर हम बात करें तो किण्वन की प्रक्रिया, जहां पे किण्वन के माध्यम से शराब का निर्माण या अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया में ये होता है अल्कोहल या शराब निर्माण। इसके लिए अल्कोहल या किण्वन की क्रिया जो होती है, इसका सर्वप्रथम जो बताया था सबसे पहले वो 1857 में लुई पाश्चर के द्वारा बताया गया कि किण्वन होता क्या है, चीनी को अल्कोहल के रूप में परिवर्तित करना या गन्ने या चुकंदर को अल्कोहल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और ये इसका सबसे पहले जो लुई पाश्चर वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1857 में किण्वन के बारे में बताया कि किण्वन क्या होता है। इसके बाद में तीसरा जो मित्रवत व्यवहार था वो मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करना था डियर स्टूडेंट्स। ये मिट्टी की उर्वरकता में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपघटित करने का कार्य करते हैं बड़े पदार्थों को, और धीरे धीरे मृदा में मिला देते हैं, जिससे ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इनके अलावा पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। पर्यावरण के शुद्धिकरण में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के मृत जीव, विभिन्न प्रकार के घरों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, जो जैव निम्नीकृत होते हैं, वो इन जीवों के माध्यम से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैव निम्नीकरण का तात्पर्य है जो जीवों द्वारा आसानी से निम्नीकृत हो जाएं या अपघटित हो जाएं, तो ये जैव निम्नीकरण का भी कार्य करते हैं इनमें। तो ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं डियर स्टूडेंट्स इनके अंतर्गत। तो सूक्ष्म जीवों का व्यवहार, ये मित्रवत व्यवहार हम लोगों ने आज पढ़ा। इसके बाद में कल हम हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में और शत्रुवत जो व्यवहार होता है एक तरीके से जीवों का, वो हम कल के अध्याय में और कल के चैप्टर, कल के पार्ट में हम इसका अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म जीवों का शत्रुवत व्यवहार हमारे लिए कैसे होता है। धन्यवाद।